हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यूपीएसआई बनने वाले कौन कौन से बच्चे हैं जिनको यूपीएसआई का एग्जाम देना है? सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। आज मैं आपके सामने एक लेके आया हूँ, एक घटना चक्र का ये बुक, और इसी से मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ बीएनएस की जो भी धाराएं ऐड हुई हैं। जो बीएनएस आया है भी भारतीय न्याय संहिता, और उसी का मैं रिवीजन कराने वाला हूँ आपको, और ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके यूपीएसआई एग्जाम में। तो आशा करते हैं आप लोग इसको एंजॉय करेंगे वीडियो को। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा तुमको प्रेशर लेना है, सीधा आप इसमें रिवीजन करना है। आप बस इस वीडियो को देख लें और ज्यादा से ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वैसे तो आप अगर चाहें तो इस बुक से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ये अच्छी बुक है। ठीक है, वैसे मैं इसका बुक का प्रमोशन नहीं करने आया हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ और बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा ही बीएनएस पे आता हूँ। बीएनएस में जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यूपीएसआई मूल विधि के लिए स्पेशल वीडियो है ये, और बीएनएस से रिलेटेड इसमें सारी धाराएं बताई जाएंगी। इसमें आईपीसी का इसमें अभी मैं कोई जिक्र नहीं करूंगा, बट बीएनएस का जो भी पोर्शन है वो मैं इसमें डिटेल कह सकते हो, या इम्पोर्टेंट हम आपको डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हम शुरुआत में कुछ ऐसी धाराएं बताएंगे इंपॉर्टेंट, जो कॉमन धाराएं हैं, जो उसमें आनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम कुछ स्किप कर करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखो किसी भी संहिता हो या फिर कोई भी चीज है, जैसे कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें क्या है, हम स्टार्टिंग में आर्टिकल्स कुछ मेन इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी कह सकते हो, जो आर्टिकल्स होते हैं उनको मैं देख सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे संहिता है, जो धारा 1 कहती है कि जो भी इसमें दिए गए नाम है, संक्षिप्त नाम वगैरह हैं, या फिर कह सकते हो संक्षिप्त नाम के साथ साथ इसमें प्रारंभ और लागू होने की का जो समय है वो भी बताया गया है धारा 1 में। तो धारा 1 में क्या आप कह सकते हो, संक्षिप्त नाम या फिर कह सकते हो लागू होने का समय। तो नाम और लागू होने का समय बताया गया है, प्रारंभ और लागू दोनों कह सकते हो, प्रारंभ और लागू होने का समय बताया गया। तो लागू ये कब हुआ? 1 जुलाई 2024 को, जैसा कि अपडेट देख पा रहे हैं 1 जुलाई 2024 में लागू हुआ, जबकि ये 2023 में बना था, और बीएनएस 2023 के नाम से ही समझा जाता है, भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस का फुल फॉर्म भी जान सकते हो, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो धारा 1 आपको आई होप याद हो गई होगी। ऐसा कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बट आप देखिए इसके बाद में ये थोड़ा और बताना चाहूंगा कि ये तक पूरे भारत में लागू है। पहले जो आईपीसी था वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू था, बट जो बीएनएस है ये पूरे भारत में लागू है। तो 1 जुलाई 2024 ये डेट आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो भारतीय जो न्याय संहिता है उसमें कुछ सब फॉर्म भी दिए गए हैं इसके, जैसे फर्स्ट का जो थर्ड है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। इसमें मेंशन पहले से इसमें मेंशन है इंपॉर्टेंट वाले, आप ये मान के चलिए कि मैं इसका ही रिवीजन करवा रहा हूं आपको। तो धारा 1 का जो सब 3 पार्ट है वो कहता है कि जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है, यानी कि भारत की टेरिटरी में कोई अपराध होता है, कोई क्राइम होता है, तो डील कौन करेगा उसका? 1 का सब आर्टिकल। तो स्टूडेंट, अभी लाइट चली गई थी, पहला वीडियो था और लाइट चली गई थी, तो हम डिस्कस कर रहे थे बीएनएस का जो सेक्शन 1 है और उसका सब सेक्शन 3 डिस्कस कर रहे थे। इसमें कहा गया है कि जो भी क्राइम होगा या जो भी अपराध होगा वो अगर भारत की टेरिटरी के अंदर होगा, भारतीय क्षेत्र के अंदर होगा या भारत के अंदर होगा,
तो इसमें कहा गया जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। यानी कि बताया गया है कि धारा 1 के 3 पार्ट में उसका दंड के बारे में बताया गया है कि जो भी अपराध भारत में होंगे, अपराध अगर भारत की सीमा में हुआ है, भारत की सीमा में किया जाएगा, तो उसका प्रावधान इसमें दिया गया है राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध के बारे में। अब आता है इसका 1 का 5th पार्ट आता है, यानी कि 1 का 5th पार्ट आता है। 1 का 5th पार्ट कहता है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता के विस्तार के बारे में प्रावधान दिया गया है। यानी कि जो भी राज्य के एरिया में, यानी कि भारत में जो भी अपराध हुए हैं उनमें कुछ विस्तार के बारे में बताया गया है। अब मैं आता हूं धारा 2 पे, और धारा 2 का जो 19वां पार्ट है इसमें विस्तार में बताया गया है क्या है, अपराधों पर संहिता के विस्तार। अपराधों पर विस्तृत जानकारी दी गई, यानी विस्तार में बताया गया है, विस्तार में बताया गया है 1.5 में। ठीक है। धारा 2 का 19 पार्ट, ये याद रखो, धारा 2 का 19 पार्ट नंबर 19 में पुरुष को परिभाषित किया गया है। कहने का मतलब धारा 2 की 19 में पुरुष की परिभाषा दी गई कि पुरुष को किसको बोला जाएगा, पुरुष। और ऐसा ही अगर महिला के बारे में बात करें तो 2 का 35 नंबर पार्ट है जिसमें हम महिला के बारे में परिभाषित किया गया। महिला की परिभाषा यानी पुरुष और महिलाओं की परिभाषा जो दी गई है 2.19 और 2.35 में दी गई है। ठीक है, तो यहां तक याद हो गया होगा। इसमें कुछ कॉमन ही है, सब कुछ जो कुछ नॉर्मल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अब मैं इसके बाद देखिए 2.19 और 2.35 ये पुरुष और महिला की परिभाषाएं हो गई। इसके बाद 2.28 में, यानी कि 2 का 28 नंबर, धारा 2 और उसका 28वां पार्ट कहता है कि लोक सेवक जो होगा उसकी परिभाषा। वो लोक सेवक कैसा होगा, क्या क्या उसकी चीजें होंगी। लोक सेवक की परिभाषा दी है। ठीक है, मैं अगर चाहूं तो इसको आईपीसी से भी रिलेट करा सकता हूं, बट नहीं कराना है। आईपीसी से अगर रिलेट कराएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये नया है, आईपीसी को आप अलग करके पढ़ेंगे पहले और इसको अलग करके पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दोनों को कंबाइन करके अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना कंफ्यूजन बना रहेगा। तो आप ऐसे सीरियल वाइज अगर याद करते रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2.28 में क्या बताया गया है, लोक सेवक की परिभाषा दी गई है, लोक सेवक। और 2.7 में बेईमानी की परिभाषा दी गई है 2.7 में। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा था, 2.7 ऐसे उल्टा सुल्टा कैसा लिख दिया गया है। ठीक है, 2.7 में आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 2.28 पहले बता दिया, मुझे यहाँ बताना चाहिए, तो कह सकते हो 2.7। आप 2.7 अगर याद रखेंगे, 2 का 7 नंबर, तो यहाँ पे बेईमानी की परिभाषा दी गई है, बेईमानी। ठीक है, 2.7 और बेईमानी के साथ साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि 2.9 में कपटपूर्ण। तो ये शब्द सब ऐसे हैं जो आपको डिक्टो वहां पे क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे और आप डायरेक्टली देखते हुए आप इसको आंसर कर पाएंगे। कपटपूर्ण, देखिए लिखने में कहीं भी गलती हो जाती है अगर, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, माइंड नहीं करना है। तो यहां तक आपने याद कर लिया है। अगर नहीं याद किया तो मैं याद करा दूं आपको। देखिए पुरुष और महिला की परिभाषाएं जो है 2.19 और 2.35 में है। लोक सेवक की जो परिभाषा है 2.28 में है। 2 का 7 नंबर जो है वो बेईमानी की परिभाषा बताता है, और 2.9 में कपटपूर्ण बताता है कि कपटपूर्ण किसको बोला जाएगा।
तो ये सब अभी तक हमने क्या सीखी, परिभाषाएं थी यहाँ पे कुछ। तो दो का जो पार्ट है, यानी कि पार्ट दो यानी कि धारा दो है, वो परिभाषाओं से रिलेटेड थी। इसके बाद देखिए पेज नंबर फर्स्ट में इतना लिखा है, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है उसमें धारा 3 पे आते हैं। 3 में क्या है, सामान्य आशय। सामान्य आशय जो है वो 3 का 5 पार्ट है, कहने का मतलब धारा जो 3 है उसका 5th पार्ट किससे रिलेटेड है, सामान्य आशय। सामान्य आशय धारा 3 सामान्य आशय से रिलेटेड है, 3 का 5वां पार्ट। अब देखिए सामान्य आशय का अर्थ क्या है, इसमें क्या बताया गया है। सामान्य आशय का अर्थ है आशय जो आपराधिक कृत्य करने के लिए लोगों को ज्ञात है, यानी कि ऐसा आशय जो आपराधिक कृत्य यानी क्राइम करने के लिए लोगों को पहले से पता है। ठीक है, तो ये सामान्य आशय में बोला जाएगा। सामान्य आशय को इंग्लिश में सिमिलर इंटेंशन भी बोलते हैं। क्या है, तो अगर तुम चाहो तो यहाँ पे सिमिलर इंटेंशन, सिमिलर का मतलब होता है सामान्य, इंटेंशन मतलब आशय। ठीक है, तो सिमिलर इंटेंशन अगर पूछ दिया जाए तब भी तो आप क्या करेंगे, 3 का 5th पार्ट, और सामान्य आशय बोल दिया जाए तब भी नहीं, सॉरी, सामान्य आशय को हम क्या कॉमन इंटेंशन बोलते हैं। सॉरी फॉर मिस इंफॉर्मेशन। सामान्य आशय को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन। कहने का मतलब जो सामान्य आशय है उसको कॉमन इंटेंशन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, कॉमन होता है, कॉमन इंटेंशन। ठीक है, और जो समान आशय होता है उसको सिमिलर इंटेंशन बोलते हैं, समान आशय। तो समान और सामान्य, देखो ये समान है, समान मतलब सिमिलर, और सामान्य का मतलब होता है कॉमन। जो सामान्य चीजें हैं, सामान्य का मतलब होता है कॉमन और समान का मतलब होता है सिमिलर। तो जो सामान्य है यानी कि 3 का 5 वाट, ये सामान्य आशय से रिलेटेड है। ठीक है, इतना भी बताया गया इसमें। ठीक है, देखो इसमें जो अरेंजमेंट है थोड़ा आगे पीछे इसलिए है क्योंकि ये जो बुक है ये आईपीसी और इनको बीएनएस को साथ में लेके चल रही है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो धाराओं का वहां पे भी है, उसी से मैच करके यहाँ पे इसको बनाया गया है। तो वैसे तो आप ऐसे याद कर लो, 3-5 सामान्य आशय। ठीक है, इसके बाद देखो यहां तक याद अगर हो गया है तो हमें समान आशय भी देखना चाहिए। समान आशय का इन्होंने नहीं बताया है, समान आशय बताना चाहिए इनको। समान आशय, सिमिलर इंटेंशन और सामान्य आशय में अंतर। देखिए अब देख लो, अगर बोला जाए कि सामान्य आशय और समान आशय में क्या अंतर है, तो सामान्य आशय में पूर्व नियोजित योजना, यानी कि जो सामान्य आशय होता है उसमें पहले से ही योजना बनाई जाती है, लोगों की पहले से ही सहमति होती है, पूर्व सहमति से। यानी कि 2-3 लोग अगर क्राइम कर रहे हैं तो उनमें दोनों सभी की सहमति होगी कि कोई योजना बनेगी। लेकिन समान आशय यानी कि पूर्व नियोजित योजना और दिमागों का सम्मिलन नहीं होता है, इसमें कोई योजना नहीं बनाई जाती है पहले से, और ना ही कोई पहले से ही सम्मिलन होता है, यानी कि सबके माइंडसेट एक जैसे नहीं होते हैं। इतना अंतर होता है बारीक सा। तो यहां तक अगर नोट कर पाया हूं तो इसको मैं इरेज कर दूं, फिर इसके बाद मैं आगे कुछ करूं। तो ठीक है, आप लोग नोट नहीं करना चाह रहे हैं तो ना करिए, बट इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना, समान और सामान्य। ठीक है, तो पूर्व नियोजित योजना जो होगी या पूर्व सहमति होगी वो किसमें होगी, सामान्य में। सामान्य में, सामान्य में इस वाले में पूर्व नियोजित क्या होगी, इसमें ही होगी पूर्व नियोजित योजना। पूर्व नियोजित योजना या फिर कह सकते हो सहमति होगी। तो ये चीज अगर आपको ध्यान है तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। सामान्य आशय ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे हिसाब से। समान आशय में क्या होगा, कोई योजना नहीं होगी, दिमागों का कोई सम्मिलन नहीं होगा। ठीक है, तो इतना मैं अरेंज कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है,
तो ये दो में कुछ परिभाषाएं थी, अभी दो भी खत्म नहीं हुआ, दो का कुछ और भी इम्पोर्टेंट पार्ट बचा हुआ है। तो आप देखिएगा दो का जो 30 नंबर है, दो का 24 देख लीजिए, धारा दो का